जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो यदि आप 71वें बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आपका डीपली प्रश्न बनेंगे स्टेटमेंट में तब आपका यही क्लास काम आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ और इसमें आपका सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम शामिल किए हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है कि यूरोजोन का 21वां सदस्य यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है। तो देखिए, बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक तौर पर अपनाने की मंजूरी दे दी है, जिससे वह एकल मुद्रा क्षेत्र यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि बुल्गारिया ने हाल ही में यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है। यूरोजोन कहने का अर्थ हुआ यूरोपियन संघ का मुद्रा है आपका यूरो। तो यूरो को अपनाने वाले यह 21वां देश बना है कौन? बुल्गारिया। तो याद रखिएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया बना है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि बुल्गारिया का वर्तमान में अभी इसका मुद्रा क्या है, तो बुल्गारिया का आधिकारिक तौर पर अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेब को यूरो में बदल देगा। यानी अभी क्या है? तो लेब है। तो यहाँ से प्रश्न दो तरह से आ सकते हैं। पहला प्रश्न ऐसे आएंगे कि हाल ही में यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया। दूसरी तरह से प्रश्न पूछेंगे हाल ही में यूरोपियन संघ के जो यूरो मुद्रा को अपनाने वाले कौन सा देश बने हैं? तो बुल्गारिया। तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि बुल्गारिया ने हाल ही में यूरोपियन संघ के यूरो को अपनाया है, यानी यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है, तो उनका वर्तमान में मुद्रा क्या है? तो ये 3 तरह के प्रश्न बनेगा। तो वर्तमान की मुद्रा भी आप इसका याद रखिएगा, लेब है। ठीक है, बुल्गारिया का वर्तमान का मुद्रा क्या है? लेब है, जो आपका 2026 से क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा, यानी यह यूरो को अपना लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य, देखिए ये बना आपका अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है। आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपसे पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। कौन बना है? अल्जीरिया बना है। कब बना है? तो 19 मई 2025 को अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बने हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके बाद आपका 2 सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। एक आपका कोलंबिया है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ये आपका 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का में शामिल हो गए हैं। यानी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बने गए कौन? बुल्गारिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितना सदस्य हो गया? 11 सदस्य हो गया। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि अल्जीरिया जो है वो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। ठीक है, 9वां सदस्य बना है। उसके बाद आपका 2 सदस्य और बना है कौन? बुल्गारिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, 10वां और 11वां। ठीक है, तो टोटल सदस्य कितना हो गया? 11 हो गया। आपको याद रखना है, टोटल 11 सदस्य हो गया। और इसमें देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किसने किया है? देखो, इसका स्थापना जो है वो 2015 में किया गया था। 5 ब्रिक्स सदस्य किया था। आपको पता ही होगा ब्रिक्स में आपका स्टार्टिंग में कितना देश था? ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन सभी 5 देश ने मिल करके 2015 में ब्रिक्स का एक बैंक स्थापित किया था, जिसका नाम रखा था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये ब्रिक्स संस्था का एक बैंक है। ठीक है, तो इसी के द्वारा आपका 2015 में स्थापित किया था। तो याद रहेगा, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। एक से और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश, मिस्र, यूएई,
को विस्तार अभियान के तहत 2021 में नए बैंक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यानी जो आपका बांग्लादेश है, मिस्र है और यूएई है, वो आपका 2021 में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका चीन के शंघाई में है। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट याद हो गया होगा। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आपका सारा पॉइंट याद हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम कल यदि होगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका यानी साइंस टेक, नेशनल और इंटरनेशनल ये तीनों मिलाकर आपका लगभग इसमें 200 प्लस प्रश्न आपका रहेगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके जस्ट बाद, जहां पर आपका इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन हम शामिल किए हैं। तो वहां से आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा यदि आप आज की क्लास को कर लेते हैं तो। ठीक है, इसलिए क्लास को 2-3 बार देखेंगे तो आपका सारा चीज़ याद हो जाएगा। अगला आपका है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, देखिए इसका आयोजन आपका ब्राज़ील की अध्यक्षता में 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। तो याद रहेगा आपका 17वां ब्रिक्स समिट आपका 2025 में हुआ है 6 से 7 जुलाई को, और कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है, याद आपको रहेगा। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने किया। नाम पढ़ लीजिएगा, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको जितना इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, अगला आपका है, अगला एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर एंड का समर्थन किया है, जिसे ब्राज़ील के वेलम में आयोजित होने वाला COP30 को में लॉन्च किया जाएगा। देखिए इसमें आपका ब्रिक्स ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर एंड का समर्थन किया है, जिसे ब्राज़ील में बेलम में होने वाले COP30 में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न आपका ये बन रहा है कि COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील के बेलम में। ठीक है, तो इसी में आपका एक प्रश्न ये भी बनेगा, COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राज़ील के बेलम में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया है ताकि इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से अधिक अस्थायी सदस्यों में शामिल किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ब्रिक्स का अगला समिट कहाँ होगा? ब्रिक्स का अगला समिट कहाँ होगा? तो देखिए ब्रिक्स का अगला समिट आपका 2026 में भारत में होगा। भारत में होगा इसीलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। देखिए 2025 का भी याद रखिए कहाँ पर हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में। और अगला जब का होगा 2026 में, वो कहाँ होगा? तो ये होगा आपका भारत में, इसीलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिक्स का अगला समिट कहाँ होगा? 2026 में भारत में होगा, और ये ब्रिक्स का 18वें समिट होगा। ब्रिक्स का 18वें समिट होगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला है, अगला कड़ा आपका ब्रिक्स नेताओं ने 2028 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन यानी UNFCCC के 33वें सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी का पूर्ण समर्थन किया है। यानी जो आपका 2028 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन का समिट होने वाला है, इसका भारत की दावेदारी का भी समर्थन किया है। किसने? ब्रिक्स ने किया है। ठीक है, तो ब्रिक्स से यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न बनेगा जिसको आपको 100% याद रखना है। क्या क्या बनेगा? तो पहला तो आपको ये बनेगा कि 17वां ब्रिक्स समिट 2025 में कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। एक प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएगा कि COP30 का आयोजन कहाँ होगा? तो COP30 का आयोजन आपका ब्राज़ील के बेलम में होगा। ठीक है, ब्राज़ील के बेलम होगा। और यही आपको बता दें हम कि COP29 कहाँ हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में हुआ था COP29, और COP30 होगा आपका ब्राज़ील के बेलम में। तो 2 प्रश्न आपका ये हो गया। तीसरा प्रश्न आपका ये बनेगा कि 2026 में ब्रिक्स का समिट कहाँ होगा? ठीक है, 2026 में
सॉरी 2026 में ब्रिक्स का समिट कहाँ होगा? तो ये होगा आपका भारत में। कहाँ होगा? भारत में होगा, और ये ब्रिक्स का 18वां समिट है होगा। ठीक है, इतना आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखिए, इसका आयोजन आपका 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा राज्य के वैनफ स्थित कनेक्सिस शहर में आयोजन किया गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका 2025 में। कहाँ पर? कनाडा के कनेक्सिस शहर में। कहाँ हुआ है? कनाडा के कनेक्सिस शहर में इसका आयोजन हुआ है। बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें देखिए, भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को 12वीं बार आमंत्रित किया गया था। यानी भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को 12वीं बार यानी G7 के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। और इस बार किसने भाग लिया था? तो इस बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं G7 का स्थापना कब हुआ था? तो G7 की स्थापना 1973 के ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। और इसका पहला शिखर सम्मेलन आपका 1975 में हुआ था। कहाँ पर? तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और देखिए, ये आपको याद रखना है कि अगला जो है आपका 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका होगा फ्रांस के एवियन शहर में। कहाँ होगा? फ्रांस के एवियन शहर में होगा। इससे भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आपका फ्रांस में। इतना आपको याद रखना है। और इसको भी याद रख लीजिए कि G7 का सदस्य कौन कौन सा देश है? तो ये आपका इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, और यूके है, और यूएसए यानी अमेरिका है। तो ये आपका 7 सदस्य है। और आपको याद होना चाहिए कि 2014 में क्रीमिया पर रूस को कब्जा करने के बाद 2014 में रूस को इस से बाहर कर दिया था। इसका नाम था पहले G8। ठीक है, G8 इसका नाम था, लेकिन 2014 में रूस को बाहर कर दिया, तो उसके बाद इसका नाम पड़ गया G7। तो रूस इसका सदस्य नहीं है। शायद ये क्वेश्चन आपका BPSC एग्जाम में पूछा है, लेकिन किस एग्जाम में पूछा है मुझे याद नहीं आ रहा कि यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगला आपका है G20 शिखर सम्मेलन 2024। यानी G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो देखिए, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 तक रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अब देखिए, यानी G20 समिट भी 2024 में कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। तो अभी हम लोग ब्रिक्स पढ़े ही थे कि ब्रिक्स समिट का भी आयोजन आपका यहीं पर किया गया है 2025 में। ठीक है, लेकिन 24 में आपका G20 का भी समिट आपका कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। याद रहेगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसी में आपका पहली बार अफ्रीकी संघ क्या भाग लिया था। और आपको याद ही होगा अफ्रीकी संघ को G20 में कब शामिल किया गया था? तो आपको याद होगा जो भारत के नई दिल्ली में आपका 2023 में जो G20 समिट हुआ था, उसी में आपका यानी अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया था। ठीक है, उसी में घोषणा किया था। ये देखिए, इसी चीज़ का आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, अगला G20 कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है। तो अगला G20 आपका 2025 में कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा, अगला G20 2025 में इसका आयोजन होगा कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अभी इसका आयोजन नहीं हुआ है 25 का। 24 का कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और आपका अगला कहाँ होगा समिट? तो अगला G20 समिट होगा आपका कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो देखिए, इसका आयोजन आपका
यूएई के अबू धाबी में किया गया था, अबू धाबी में किया गया था, यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अबू धाबी में। तो इतना ही याद रखना है कि WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो यूएई के अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। ठीक है, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है WTO का? तो WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगला आपका है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नए सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि WTO का नया सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने आपका कोमोरोस और तिमोर लिस्ते। ठीक है, कोमोरोस और तिमोर लिस्ते विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का नए सदस्य बन गए हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि WTO का नया सदस्य कौन बने हैं? तो कोमोरोस और तिमोर लिस्ते, कोमोरोस और तिमोर लिस्ते। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब मेरा अगला टॉपिक है 24वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन। 24वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन आपका 4 जुलाई 2024 को कागिस्तान के राजधानी आस्थाना में हुआ है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 24वां SCO का बैठक कहाँ हुआ है? तो इस बैठक का आयोजन आपका 4 जुलाई 2024 को कागिस्तान की राजधानी आस्थाना में हुआ था। ठीक है, इतना याद रहेगा, कागिस्तान की राजधानी आस्थाना में इसका आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है कि यूरेशिया देश बेलारूस को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है कि बेलारूस जो है वो आपका SCO का 10वां सदस्य बना है। बस यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा कि हाल ही में SCO के 10वें सदस्य कौन बने हैं? तो बेलारूस। ये आपको जी पर याद रहना चाहिए। हालांकि मैं आगे आपको क्लास करवाऊंगा तो ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बन जाएगा और यह ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न जो करवाएंगे आपको उस क्लास आपको करने में भी मजा आएगा, इसलिए क्लास को अच्छे से देखिए। तो SCO का 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस बना है। SCO का 10वां सदस्य कौन बने हैं? बेलारूस बने हैं। ठीक है, और अभी जो आपका SCO का समिट हुआ था कागिस्तान में, इसमें भाग कौन लिया था? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिए थे। ठीक है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि आपका 24वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का बैठक कहाँ हुआ? तो कागिस्तान के आस्थाना में। ठीक है, और आपका याद रखना है इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इसमें भाग लिए थे। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि SCO का 10वां सदस्य कौन बने हैं? तो बेलारूस बने हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं। अगला आपका है कि इसका अगला बैठक यानी 25वां बैठक SCO का 25वां बैठक राष्ट्रीय परिषद की बैठक चीन में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में। ठीक है, 25वां SCO बैठक कहाँ होंगे? तो चीन में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि SCO का सदस्य कौन कौन है। इसका स्थापना आपका 2001 में हुआ था। इसका सदस्य देखिए कौन कौन सा है? तो कागिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, ये इसका सदस्य है। और भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य एक ही बार बना था, दोनों 2017 में। ठीक है, 2017 में आपका भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बना था किसका? SCO का। ठीक है, और ईरान जो है वो 2023 में इसका सदस्य बने थे। ईरान 2023 में इसका सदस्य बने थे। इसका पर्यवेक्षक में कौन है? तो अफगानिस्तान और मंगोलिया इसका पर्यवेक्षक में है। और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो बीजिंग चीन में है। ठीक है, आपका अगला है कि दक्षिण कोरिया ने 9 से 10 सितंबर 2024 को सियोल में सैन्य क्षेत्र में जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दूसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। यानी बस इतना आपको याद रखना है कि सैन्य क्षेत्र में
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी रूप से प्रयोग करने का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह आपका हुआ है दक्षिण कोरिया के सियोल में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका है कि एआई के उपयोग पर पहला वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूरोप के कन्वेंशन परिषद के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एआई के उपयोग पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो आपसे प्रश्न ये बनेगा कि हाल ही में कौन सा देश कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई समझौता में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं, देखना, अमेरिका और यूरोपीय संघ और यूके। अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके, ये आप इसको ध्यान रखना है, इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आपका टॉपिक क्या है। आपका अगला टॉपिक है एआई अधिनियम। तो यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने वाली दुनिया के पहले व्यापक कानून को अंतिम रूप दिया है, जिसे हम एआई अधिनियम के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि दुनिया का प्रथम देश कौन बने हैं जो एआई अधिनियम को पारित किया है? तो ये बने आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, ये आपका देशों का समूह, यूरोप के देशों का समूह है यूरोपियन संघ। ठीक है, तो यूरोपियन संघ ने यह अधिनियम पारित किया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला आपका है कि एससीओ सरकार का प्रमुखों के बैठक। देखिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको याद होगा कि अभी आपको बताए थे कि 2024 में एससीओ का बैठक कहाँ हुआ है? तो कागिस्तान के आस्थाना में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कागिस्तान के राजधानी आस्थाना में इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ है। ठीक, आस्थाना में हुआ है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर याद होगा आपको कि पाकिस्तान में भी एससीओ का बैठक हुआ था। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक नहीं था जो पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि 24 वाले तो आपका हुआ कहाँ पर? पाकिस्तान में हुआ है, और 25 वाले कहाँ होगा? तो ये आपका चीन में होंगे। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान कहाँ गया? तो पाकिस्तान में इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का समिट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था? तो एससीओ सरकार के प्रमुखों की बैठक हुए थे। ठीक है, तो 2 दिवसीय संघाई सहयोग संगठन के सरकार के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत से कौन भाग लिए थे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला आपका टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है कि वोट के जरिए जजों का चुनाव करने वाला दुनिया का पहला देश, यानी दुनिया का ऐसा पहला देश कौन बना है जहां पर अब जज का नियुक्ति यानी जज का चुनाव भी जनता ही करेंगे अपने वोट के जरिए। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा किसी देश में नहीं होता है, लेकिन पहली बार ऐसे होने जा रहा है। ये है आपका मेक्सिको। तो मेक्सिको के सीनेटरों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज, नाम देखिए क्या है, जो आपका मेक्सिको के नए राष्ट्रपति बने हैं, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर द्वारा प्रस्तावित न्यायिक सुधार को मंजूरी दी है। और मेक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो मतदाताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सहित सभी स्तरों पर जजों का चुनाव करने का अनुमति देगा। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है कि मेक्सिको ऐसा देश बन गया है जहां पर जजों का चुनाव भी आपका वोटिंग के द्वारा जनता ही करेंगे। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये टॉपिक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला आपका है अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा। तो अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ। और इसका थीम क्या था? तो सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई। और भारत की तरफ से भाग कौन लिए हैं? ये लिए आपका लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इसमें भाग लिए हैं, बस याद रहेगा। आपका अगला टॉपिक है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय।
यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है हाल ही के आपका जो बीपीएससी की एग्जाम हुआ है उसमें, और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये प्रश्न था आपका कि पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक ECOWAS यानी पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय से कौन बाहर होने का फैसला किया है। तो ये देश आपका कौन था? नाइजर, माली और बुर्किना फासो। लेकिन आपका देखिए ये जो टॉपिक है ये प्रश्न पूछा है बीपीएससी ने, ठीक है, कि इससे बाहर होने के कौन निर्णय लिया है, तो नाइजर, माली, बुर्किना फासो। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताने जा रहे हैं अब इसकी वापसी की मान्यता दे दिया है, यानी ये अब फिर इसका सदस्य बनेंगे वापसी से, ठीक है। तो इसका आपका मान्यता दे दिया वापसी का कौन? पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न आपका आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है चागोस द्वीप। ये आपका बहुत ही चर्चा में रहा था, ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बनने का बहुत उम्मीद है, ठीक है। चागोस द्वीप चले देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने यानी यूके ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत विवादित और रणनीतिक रूप से स्थित चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिस को सौंप दी गई है। यानी जो आपका चागोस द्वीप है वह किसके अंडर था पहले? तो यूके के अंडर था ये, अब लेकिन इसको किसको सौंप दिए हैं? तो मॉरिशस को सौंप दिया है। हालांकि ये मॉरिशस का ही चागोस द्वीप है जिसका यानी अतिक्रमण कौन कर लिया था? तो इंग्लैंड कर लिया था, यूके ने, ठीक है। तो उसको लेकिन वापसी से वापस आपको किसको सौंप दिया? तो मॉरिशस को सौंप दिया। तो बस प्रश्न यहाँ से आपको ये बनेगा कि हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को किसे सौंप दिया है? तो मॉरिशस को सौंपा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह ब्रिटेन का अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश था। उपनिवेश तो आप समझ रहे हैं, जैसे भारत क्या था पहले? ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन भारत पर क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो इसी तरह से अभी तक आपका ये जो आपका मॉरिशस का ये चागोस द्वीप है उस पर किसका अधिकार था? तो ब्रिटेन का अधिकार था, ठीक है। यानी इस किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का था। तो यह ब्रिटेन का अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश था, ठीक है, ये भी समाप्त हो गया। अगला है कि मॉरिशस की संप्रभुता की मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 और 2021 में मान्यता दी थी, और इस नए समझौता के तहत ब्रिटेन अभी भी डियोगे गार्सिया, इसको आपको याद रखना है। देखिए ये आपका चागोस द्वीप तो दे दिया है किसको? मॉरिशस को, लेकिन फिर भी अभी तक डियोगे गार्सिया पर किसका? यूके और यूएसए अमेरिका के सैन्य अड्डे पर नियंत्रण बनाए रखेगा। यानी ये जो आपका द्वीप है डियोगे गार्सिया ये अभी भी मॉरिशस को नहीं सौंपा है, ठीक है, इसको अभी भी नहीं सौंपा। लेकिन हालांकि ये पट्टा के रूप में ले रहा है, ठीक है, इसका जो क्षतिपूर्ति यानी जो खर्च है वो देगा, ठीक है, पट्टा के रूप में ले रहे हैं। तो डियोगे गार्सिया अभी भी उस पर क्या है? तो इंग्लैंड और अमेरिका का क्या है? सैन्य अड्डा है, ठीक है। तो ये अभी भी आपका यूके के अंडर ही रहेगा, लेकिन चागोस द्वीप किसको दे दिया? मॉरिशस को दे दिया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो डियोगे गार्सिया ये जो आपका द्वीप है उसको रखने के लिए कितना रुपया देगा इंग्लैंड? देखो इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम यूके डियोगे गार्सिया बेस को कम से कम 99 वर्षों के लिए पट्टे पर देने के लिए मॉरिशस को प्रति वर्ष 136 मिलियन डॉलर यानी 101 मिलियन पाउंड का भुगतान करेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे यह बनेगा, यहाँ से यदि प्रश्न बनेगा ना तो स्टेटमेंट में बनेगा, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से स्टेटमेंट 4 को स्टेटमेंट देगा या 3 को देगा कि यह कौन सा सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए सभी पॉइंट को आप याद रखिए। अब देखिए डियोगे गार्सिया जो आपका द्वीप है यानी एयर बेस है उसको इंग्लैंड तो यूके तो अभी रख रहे हैं अपने पक्ष में, तो ये पट्टा पर ले रहा है, ठीक है, ये पट्टा पर ले रहे हैं। उसके लिए प्रति वर्ष 136 मिलियन डॉलर रुपया देगा, किसको? मॉरिशस को देगा। कौन? तो यूके। इसको देखा जाए पाउंड में तो 101 मिलियन पाउंड होता है। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आएंगे। डियोगे गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है तथा हिंद महासागर के मध्य में एक प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य अड्डा भी यहीं स्थित है। यानी इस पर ध्यान रखना, दोनों का सैन्य अड्डा है, इंग्लैंड का भी है और अमेरिका का भी। इसका चलिए कुछ इतिहास देखते हैं। तो अमेरिका ने 1966 में ब्रिटेन से डियोगे गार्सिया को पट्टे पर लिया था। देखिए एक तो इंग्लैंड इसको कहाँ से लिया है? तो मॉरिशस से। वो
पट्टे पर पहले नहीं लिया था, पट्टा अभी ले रहा है। पट्टे पहले क्या किया था, तो उसको हड़प लिया था, यानी उसको अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो लेकिन अब पट्टा पर ले रहा है। इससे पहले देख लीजिए, अमेरिका भी इंग्लैंड से पट्टा पर लिया था, कब? 1966 में। ब्रिटेन जो 1814 से चागोस द्वीप समूह पर नियंत्रण रखता है, उन्हें 1965 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से 3 वर्ष पूर्व ही इन द्वीपों को मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र की स्थापना की थी। यानी देखो कि ब्रिटेन जो है वो 1814 में चागोस द्वीप समूह क्या कहता है, नियंत्रण रखा था, ठीक है। और 1965 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से 3 वर्ष पहले ही इन द्वीपों को मॉरिशस से अलग कर दिया था और इसका नाम रखा था ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है। और 1814 में फ्रांस ने इस द्वीपों को ब्रिटिश को सौंप दिया था। यानी आप देख सकते हैं कि इस पर पहले कौन शासन किया है, तो फ्रांस किया है। फ्रांस किसको दिया था, तो ब्रिटेन को 1814 में, ठीक है, ब्रिटेन को दिया था। और ब्रिटेन उस पर कब्जा बनाए रखा था, जो अब आपका किसको सौंप रहा है, मॉरिशस को सौंप रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत लंबा कहानी है, तो यहाँ से यदि प्रश्न बनेगा ना तो डाटा में खेलेगा आपको ईस्वी के लेकर, ठीक है। चलिए आपको अगला देखते हैं। अगला आपका है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री, देखिए फिलहाल में आपका यूक्रेन के नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो यूलिया एस्वीरिडेंको। तो नाम देखिए थोड़ा सा अटपटांग रहता है विदेशी का, तो बस यूलिया याद रखिए, ठीक है। याद रहता था, इसको भी याद रखिए। यूलिया आपको याद रहेगा तो मुझे लगता है क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यूलिया यूक्रेन का 19वीं प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बस इतना ध्यान रखना है। और वह यूक्रेन की पहली उप प्रधानमंत्री थी और उन्हें आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। यानी इससे पहले वो क्या थे, तो यूक्रेन की पहली उप प्रधानमंत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाल ही में बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता का 54वां सदस्य बना है, ठीक है। बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता का 54वां सदस्य बना है। अगला आपका है कि भारत ने 2023 में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। यानी आर्टेमिस समझौता में शामिल कब हुआ था भारत, तो 2023 में हुआ था। और अभी आपका कौन हुआ है, तो अभी आपका बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता के तहत शामिल होने उस पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। बांग्लादेश भारत के बाद आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। यानी भारत के बाद दूसरा ऐसा देश बना बांग्लादेश जो आपका दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। आगे देखते हैं ये है क्या, तो नासा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका का। तो नासा द्वारा 2020 में स्थापित आर्टेमिस समझौता गैर बाध्यकारी समझौता का एक समूह है, जिसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण, सहकारी और पारदर्शी अन्वेषण को बढ़ावा देना है। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या देना है उसको, तो शांतिपूर्ण, सहकारी, पारदर्शी अन्वेषण को बढ़ावा, अन्वेषण खोज करना को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंड से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो नासा का जो ये आपका आर्टेमिस मिशन है, उसका उद्देश्य है आपका चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर अन्वेषण को बढ़ावा देना, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आर्टेमिस का 54वां सदस्य देश कौन बना है, तो आपका ये आपका बांग्लादेश बना है। सदस्य नहीं कर सकते, उसको कह सकते हैं कि आर्टेमिस पर समझौता करने वाला, तो ये बना आपका बांग्लादेश, ठीक है। अगला आपका है कनाडा में संसदीय यानी संघीय चुनाव। देखिए कनाडा में हाल ही में आपका चुनाव हुआ है, तो कनाडा के संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें आपका 343 संसदीय सीट है के लिए मतदान हुआ, जिसमें आपका कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने कनाडा के संघीय चुनाव में जीत हासिल की है। बस 2 चीज आप ध्यान रखिए कि कनाडा में आपको चलो चुनाव हुआ, लेकिन इसमें जीता कौन, तो इसमें जीत मिला किसको, तो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को, ठीक है, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को। इसके पार्टी के नाम क्या है, तो लिबरल पार्टी है। बस इतना आपको याद रखना है। और लिबरल पार्टी ये लगातार चौथी बार जीत हासिल किए हैं। आपको याद होगा मार्क कार्नी से पहले वहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो जस्टिन ट्रूडो थे। और जस्टिन ट्रूडो ने भारत से क्या लिया था, पंगा लिया था। इसके बाद उसको अपना पद भी
उसको पद से भी जाना पड़ा, यानी उसका पद भी छिन गया। तो भारत से किसी भी देश को पंगा लेना महंगा पड़ जाता है। आप इसका एग्जाम्पल बहुत दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप मालदीव को दे सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप अभी फिलहाल में कनाडा का दे सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को अपने पद भी छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो अब पंगा कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। तो अमेरिका को भी यही हाल होगा, आप वेट कीजिए, ठीक है। ये पहले का भारत नहीं है, वो सोच रहा है 1962 का भारत है, 1965 का भारत है कि जब पाकिस्तान पीओके को कब्जा लिया था तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ भागे थे? अमेरिका के पास। उसको लग रहा है ये भारत है, ये नया भारत है, घर में जाकर हिसाब बराबर करते हैं। तो आप देख लो इसका एग्जाम्पल, आप मालदीव देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आप कनाडा दे सकते हो, जहाँ का प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो ये अमेरिका बहुत बड़ी चीज़ नहीं है फिलहाल के भारत के लिए, ठीक है। बस इंतजार करते रहो, इसका भी फल जल्दी ही मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। आपका अगला है BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश। ये है क्या आपका BRI? तो BRI यह आपका चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और इससे आपका ये जो पनामा है वो पनामा देश इससे बाहर हो गया, यानी इससे बाहर निकलने का फैसला लिया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि हाल ही में लैटिन अमेरिका का कौन सा देश है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला किया है? ये क्या आपका पनामा। बस देश का आप नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक का है विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता से वापसी। आप देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में आपका अर्जेंटीना जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अपनी वापसी की घोषणा की है, यानी WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। कौन? अर्जेंटीना। और आपको याद होना चाहिए इससे पहले आपका अमेरिका की भी WHO से बाहर निकल गया है। तो अमेरिका के बाद अर्जेंटीना आपका या दूसरा देश बना है जो WHO से बाहर निकले हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकले हैं। तो इसका सदस्यता त्याग दिया है कौन? तो अर्जेंटीना। इससे पहले कौन त्यागा था? तो अमेरिका। बस याद रखिए दोनों नाम। आपका अगला है कि UN मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से भी बाहर हुआ अमेरिका। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि हाल ही में UN मानवाधिकार परिषद से बाहर कौन हुआ है? तो ये हुआ है आपका अमेरिका। बस इतना आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है अमेरिका ने लगाया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध। क्यों लगाया? देखिए क्यों लगाया, ये याद रखो कब लगाया था? 6 फरवरी 2025 को लगाया। क्यों लगाया? इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन तेंदुआ और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अब देख लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन तेंदुआ के खिलाफ इसने क्या किया था? तो एक वारंट जारी किया था, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसी कारण से अमेरिका ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध ही लगा दिया, जबकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य भी नहीं है, यानी उनका सदस्य भी नहीं है, फिर भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन तेंदुआ के खिलाफ वारंट जारी किया था, इसीलिए वारंट जारी किया था, ठीक है। अगला आपका है कि विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सा देश है जो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं? तो ये है आपका चीन, ठीक है। चीन यह कहाँ बना रहे हैं? तो तिब्बत में यारलुंग तांग्सपे नदी पर दुनिया का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है। यदि यह निर्माण हो जाता है तो ये 60,000 मेगावाट की परियोजना होगी, 60,000 मेगावाट की, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अगला आपका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य, ये इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नया अस्थायी सदस्य, आपको पता ही होगा अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
जून 2024 में हुए चुनावों में पाकिस्तान को डेनमार्क, ग्रीस, देखिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं किया है, इसके साथ कौन कौन इसका सदस्य बने आपका 1 जनवरी 2025 से, तो ये बने आपका, देखो पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान से आपका डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। तो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, ये सभी आपका 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। बस इस देश का नाम याद रखिएगा और डेट भी ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2025, क्योंकि 1 जनवरी 2026 का भी सदस्य बने हैं जो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगला आपका है ब्रिक्स का 10वां सदस्य। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया जो है आपका हाल ही में ब्रिक्स का 10वें सदस्य बने हैं। इंडोनेशिया हाल ही में आपका ब्रिक्स का 10वां सदस्य बने हैं। कब बने हैं? जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बने हैं। हम लोग पहले देखे थे आपका कि ब्रिक्स का समिट आपका 2025 में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका कहाँ पर? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ठीक, कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और आपका ब्रिक्स का अगला समिट जो है वो कहाँ होगा? ब्रिक्स का आपका अगला समिट कहाँ होगा? तो ये होगा आपका भारत में 2026 में। ठीक है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन में है? तो ये बने आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बने? इंडोनेशिया बने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखना कि 2024 में ब्रिक्स का सदस्य कौन कौन बना था? तो एक साथ आपका ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ये सभी देश आपका 2024 में ब्रिक्स का सदस्य बने थे। कौन? यूएई, ईरान, मिस्र, इथोपिया। और आपका अभी आपका फिलहाल कौन बने 25 में? तो ये बने आपका इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा, आपका पूछे कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बने? तो इंडोनेशिया बने, याद रहेगा। अब देखो, ये हुआ ब्रिक्स का सदस्य। एक होता है आपका ब्रिक्स का भागीदारी सदस्य। ठीक है, भागीदार सदस्य, ये उसका मेन सदस्य नहीं होता, भागीदार सदस्य होता है। ठीक है, तो हाल ही में आपका जनवरी 2025 में नाइजीरिया जो है वो 9वां ब्रिक्स भागीदार सदस्य बना है। ठीक है, और आपका जून 2025 में वियतनाम जो है वो 10वां ब्रिक्स भागीदार सदस्य बना है। तो आपको ये भी याद रखना है, ब्रिक्स का सदस्य पूछे 10वां कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। जगह पूछे कि ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बना है? तो वियतनाम बना है। तो दोनों प्रश्न आपका अलग अलग है, इसीलिए आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों प्रश्न आपका अलग अलग है। अगला देखते आपका क्या है? अगला है 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। यह बैठक आपका 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। बस देखिए, ये 25 का इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि विश्व आर्थिक मंच का 2025 में बैठक कहाँ हुआ है? इसका आपका बैठक हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में, और इसका थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, इसका थीम था। बस आपको ये याद रखना है। अगला क्या है? अगला आपका है चाणक्य का मेगा पोर्ट। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेरू के तट पर चाणक्य मेगा पोर्ट का उद्घाटन किया है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये चीन जो है चाणक्य मेगा पोर्ट कहाँ बनाया है? तो ये बना आपका पेरू के तट पर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अगला आपका है कागिस्तान में जनमत संग्रह क्यों हुआ था? सिंपल आप याद रखिए, कागिस्तान सरकार ने वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए जनमत संग्रह करवाया। ठीक है, कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जाए या नहीं किया जाए। तो जनता ने 70% जनता ने यानी इसके पक्ष में वोटिंग किया है। 70% जनता ने उनके पक्ष में वोटिंग किया है। अब पाकिस्तान जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापना क्यों करना चाहता है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन आपका पाकिस्तान में होता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि विश्व में सबसे अधिक आपका यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, इसीलिए जनमत संग्रह करवाया गया था, याद रहेगा। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखना है, देखो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सबसे अधिक
यूरेनियम का उत्पादन करता है, लेकिन भंडार सबसे अधिक यहाँ नहीं है। भंडार यदि पूछे आपका यूरेनियम का सबसे अधिक कहाँ है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उत्पादन आपका सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कजाकिस्तान में होता है। याद रहेगा, क्योंकि दोनों प्रश्न आपका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और ये आप चर्चा में रहा है तो यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, यही होता है गेस करने का तरीका। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है, तो कजाकिस्तान में। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो। इजराइल रक्षा बलों ने सीमा के पास हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए, किसको, तो हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला किया। कौन किया, इजराइल किया। और इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो नाम दिया। ठीक है, याद रहेगा। अगला आपका है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये इसका आयोजन हुआ आपका रूस के व्लादिवोस्तोक में। ठीक है, ये शहर का आप नाम याद रखिएगा। अगला आपका है न्यू डेवलपमेंट बैंक की 9वीं वार्षिक बैठक। इसका बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 29 से 31 अगस्त 2024 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में। बस इतना ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपका अगला जो बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वच्छ शहर, तो डब्ल्यू ने कावेर पालक चौक जिले के धुल्ली खेल, बस इस ध्यान रखिए इसको, नाम को धुल्ली खेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वच्छ शहर घोषित किया है और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। बस इतना ही ध्यान रखिए कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने नेपाल का पहला स्वच्छ शहर किसे घोषित किया है, तो धुल्ली खेल नगर पालिका को, और ये एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है, अगला आपका है हमास प्रमुख इस्माइल हनिये की ईरान की राजधानी में हत्या कर दी गई है। ये इम्पोर्टेंट है आपका प्रश्न यदि आएगा वर्ल्ड से, तो यहाँ से प्रश्न आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि हमास के प्रमुख इस्माइल हनिये की हत्या कहाँ पर कर दी गई, तो ईरान की राजधानी में कर दी गई। यहाँ पर क्यों गया था, तो वह ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गया था, तेहरान गए थे। ठीक है, और वहीं पर उसको टपका दिया गया। ठीक है, तो याद रखना आपको कि हमास के किस प्रमुख को मारा गया था, तो इस्माइल हनिये। चलिए अगला देखते हैं आपका, ये सब इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारा चीज़ मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाता है। तो जब आपका इसका पीडीएफ मिलेगा ना, उसमें कुछ पॉइंट है टॉपिक का जो आपको मैं यहाँ करवाने वाला नहीं हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर। हमारा एक ऐप है LK क्लासेस ऐप, आप प्ले स्टोर जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको ये मिलेगा। तो आपको प्ले स्टोर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है LK क्लासेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक लिखते हैं। अगला टॉपिक आपका है जिम्बाब्वे और अन्य अफ्रीकी देश में सूखा। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी के साथ मिलकर भीषण सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर चुका है। यानी आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में कौन सी देश भीषण सूखे के कारण आपदा घोषित किया है। तो याद रहेगा कौन कौन सा देश किया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी। फिर याद किया कौन सा देश है जो सूखे के कारण से आपदा घोषित किया है, तो ये क्या आपका जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी। याद रहेगा, बस इतना याद रखना है। यह सूखा क्यों आया था, तो एल नीनो कारण आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देखो क्या है कि जिम्बाब्वे ने 4 दशकों में सबसे खराब सूखे के बाद
तीव्र भूख का सामना कर रहे हैं और समुदाय को खिलाने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है। अब बताओ, इतना बुरा हाल हो गया है कि वहाँ पर जनता को खिलाने के लिए आप हाथी को मारने का योजना बना रही है। कौन सा देश? जिम्बाब्वे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, यदि अटपटांग क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं आपका, जापान में होलोग्राफिक नोटों की शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न सिंपल ये पूछेगा कि कौन सा देश अपने नोटों में होलोग्राफी यानी होलोग्राफी वाले नोट का शुरुआत किया है। तो ये किया आपका जापान। जापान ने 3 जुलाई को 2 दशक में अपना पहला नया बैंक नोट जारी किया है, जिसमें जालसाजी से लड़ने के लिए 3D हेलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यानी जाली नोट जो होता है उससे बचने के लिए, जाली जो नोट रहता है उससे बचने के लिए 3D होलोग्राम का यूज किया है किसमें? यहाँ के नोटों में। तो ये आप याद रखना कि प्रश्न ये बनेगा, हाल ही में कौन सा देश अपने नोटों में 3D होलोग्राम तकनीक का यूज किया है, उपयोग किया है? तो वो किया आपका जापान। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ नीचे फैक्ट होगा उसको आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला टॉपिक है ऑकस। ऑकस क्या है? चलिए देखते हैं ऑकस क्या है। ऑकस देखो क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ऑकस नामक एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदार में प्रवेश किया है। अब बस इतना याद रखना है आपको कि ऑकस में कौन शामिल हुए हैं। तो ये हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। अगला आपका है एनाकोंडा रणनीति। एनाकोंडा रणनीति, इसको आप देख लेना। अगला आपका है ओटावा कनेक्शन। ओटावा कनेक्शन क्या है? तो नाटो के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया ने अपने पड़ोसी रूस से साइन खतरे के कारण ओटावा कनेक्शन से हटने की योजना की घोषणा की है। यानी ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में ओटावा कनेक्शन से कौन देश बाहर होने की घोषणा की है। ये आप याद रखना, ये है आपका पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। ठीक है, ये देश है जो आपका यानी ओटावा कनेक्शन से बाहर होने की घोषणा की है। अगला आपका है 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। ये क्वाड है, 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के विदेश मंत्रियों ने 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मिले हैं। बस आपको ये याद रखना है कि 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और आपको ये तो याद होगा ही कि क्वाड में कौन कौन सा सदस्य है। ये भी क्वेश्चन शायद आपका हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। 4 देश से इसलिए नाम क्या दिया है? क्वाड दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका इसके सदस्य हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि क्वाड राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ हुआ है आपका? तो क्वाड का समिट आपका कहाँ पर हुआ है? 2025 में। तो ये हुआ आपका अमेरिका में ही हुआ है। ठीक है, क्वाड राष्ट्र अध्यक्ष का समिट कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? अमेरिका में हुआ है। ये 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। यदि आपसे पूछे क्वाड का अगला बैठक कहाँ होगा? तो ये होगा आपका 2026 में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 2025 वाला कहाँ हुआ है? तो आपका अमेरिका में हुआ है। आपका अगला है भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ मुक्त व्यापार नीति को यानी समझौता को अपनाया है? तो ये है आपका यूके। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 24 जुलाई 2025 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
बस इतना ही ध्यान रखना है। और यह भारत का 16वां मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि भारत और ब्रिटेन के बीच कितने द्विपक्षीय व्यापार है, तो 2024-25 में यह बढ़कर आपका हो गया 21.34 अरब डॉलर। तो बस इतना ध्यान रखना कि भारत और ब्रिटेन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार कितने का है, तो 21.34 अरब डॉलर का है। अगला आपका है कि रूसी दूतावास में बीजू पटनायक को सम्मान में स्मारक पट्टिका। ये इंपॉर्टेंट क्यों दिखाते हैं आपको, चलिए देखिए। रूस ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री आपका बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है। अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यह कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। ये क्यों दिया इसको सम्मान, तो आपको बताते हैं। देखिए, जब ये आपका यानी स्टालिनग्राद की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, स्टालिनग्राद की लड़ाई हो रही थी 1942-43 में, उस समय बीजू पटनायक जो है वो रूस का सहयोग किया था, ठीक है, रूस को सहयोग किया था, इसीलिए इसे यह सम्मान दिया है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है। आपका अगला है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, तो भारत नवंबर 2025 में 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता संभालेंगे। बस इतना आप याद रखिए कि 2025 से 27 तक हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन होंगे, तो भारत होंगे, ठीक है। आपका अगला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये भारत में हुआ है, ठीक है। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले आपको बता चुके हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 पहले आपको बताए थे कि चौथा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है, तो ये आपका अमेरिका के डेलावेयर में हुआ है, ठीक है, अमेरिका के डेलावेयर में हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। और 2026 में कहाँ होगा, तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 2026 में आपका अगला क्वाड का बैठक कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इतना ही आप याद रखिए। अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो पराग्वे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है, पराग्वे बना है। यदि आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बने हैं, तो ये बने आपका नेपाल, ठीक है। नेपाल आपका 101वां सदस्य बने किसका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था आपका भारत और फ्रांस के सहयोग से। कब हुआ था, 2015 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरा अगला टॉपिक है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। ये देखिए सभी को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आते हैं आपका। ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक दिल्ली यानी नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। बस इतना ही आप याद रखिए कि पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। बस नेक्स्ट आपका टॉपिक है मुनाल सैटेलाइट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह नेपाल का पहला सैटेलाइट है और किसी भी देश का पहला सैटेलाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मुनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस
इंडिया लिमिटेड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो मोनाल सैटेलाइट है उसके सहयोग कौन कर रहे हैं, तो भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। मोनाल सैटेलाइट नेपाल में विकसित एक स्वदेशी सैटेलाइट है। नेपाल में विकसित एक स्वदेशी सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य है पृथ्वी की सतह का वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाना। इसका उद्देश्य भी ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी की सतह का वनस्पति घनत्व का डेटाबेस तैयार करना है। इस सैटेलाइट में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रक्षेपण इसको किससे किया जाएगा, तो ये इंडिया का है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के PSLV से यानी इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखना है। आपका अगला टॉपिक है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की है। भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष बना है। यह 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की है कि भारत विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में विरासत संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का योगदान देगा। यानी भारत में से कितना योगदान देगा, $1 मिलियन का। ठीक है, और इसी में एक निर्णय लिया गया था आपका असम के मोइदम यानी अहोम राजवंश के टीले दफनाने की प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये जो आपका है असम के मोइदम क्या है, ये अहोम राजवंश के टीले दफनाने की प्रणाली है, जिसे आपका हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आपका है यूजीसी दिशा निर्देश के तहत भारत में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूँ कहीं भी किसी सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए आप लोग कमेंटबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका 1.5 घंटा क्लास कराना, 2 घंटा क्लास कराना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, यदि विश्वास नहीं हो रहा ना तो आप ना 5 मिनट का भी वीडियो बनाकर देखना। ठीक है, 5 मिनट का भी आप क्लास करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्लास करवाने में कितना मेहनत है। ठीक है, तो किसी का गलती निकालना बहुत आसान है, लेकिन किसी अपना में गलती निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहेंगे किसी से भी कहीं एक मिस्टेक हो सकता है 2 घंटा 1.5 घंटा के क्लास में। ठीक है, तो इस पर ध्यान आप मत दीजिए कि कौन सा सेंटेंस पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। आपको पता ही होगा कि इतना डिफ़िकल्ट हिंदी यूज किया हुआ है, तो दिक्कत किसी का भी हो सकता है, कहीं मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि दूसरे में गलती निकालने से पहले आप खुद में गलती निकालिए। ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे। यूके के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में अपना पहला परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी संस्थान बन गया है। और यह कहाँ पर स्थापित करेगा, ये करेगा आपका हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में, इसे आप याद रखना है। अगला आपका है ऑपरेशन सद्भाव। भारत ने यागी तूफान से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस, वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है, तो ये है आपका म्यांमार, लाओस, वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने से। ठीक है, आगे देखते आपका अगला है IAS के भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश क्या है, देखते हैं। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहली अफ्रीकी देश बन गया है। बस इसको आप याद रखिए। बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा के बाद इस पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है।
अगला आपका है राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी ECOSOC भारत को 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि भारत को अध्यक्ष बनाया गया है किसके लिए, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए। कब से कब, तो 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक के लिए। आपका नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा। देखिए साइप्रस यात्रा पर क्या इंपॉर्टेंट है इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखिए इस सब को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम भी देखेंगे यहाँ पर आपका है कि साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने को तैयार है। यानी आपका साइप्रस में जो है 2026 में यूरोपीय संघ परिषद के यानी सम्मेलन होगा, यानी इसका अध्यक्षता करेंगे कौन, साइप्रस। दूसरी बात कि साइप्रस जो है वो आपका यूपीआई अपनाया है, ठीक है। तो इस पर यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI साइप्रस के यूरो बैंक ने साइप्रस में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी अब आपका साइप्रस भी यूपीआई को अपनाएंगे, ठीक है। ये 2 बात इंपॉर्टेंट था। अगला आपका है कि प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा, इस यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये कहाँ गया इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा थी, यानी अभी तक क्रोएशिया कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है बस हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका है हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी को वेजडिन के संस्कृत व्याकरण का पुनर्मुद्रण भेंट किया गया है, जो लैटिन भाषा में पहला मुद्रित संस्कृत व्याकरण है, ठीक है। ये बस ध्यान रख सकते हैं, रखना है तो। अगला देखते हैं अगला क्या है आपका, अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत को 2025 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, यानी इसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया है, ठीक है। इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी बात के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसका अध्यक्षता भारत आपका 2025 से 28 तक यानी 25 से 28 तक इसका नेतृत्व करेगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। अब यहाँ से आपका 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला आपका है कि ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि सभी चुनावों के लिए मतदान की आयु 18 से घटकर 16 वर्ष कर दी जाएगी। यानी कौन सा ऐसा देश है जो हाल ही में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया है, तो ये आपका बनेगा ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, याद हो जाएगा। दूसरा आपका है कि सूरीनाम की संसद ने सर्वसम्मति से डॉक्टर जेनिफर गर्लिस साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। ये देखो ये किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सूरीनाम से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो डॉक्टर जेनिफर, बस इतना ध्यान रखो, डॉक्टर जेनिफर। आपका अगला पॉइंट है रूस तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपको याद ही होगा अफगानिस्तान में अभी अफगानिस्तान पर किसका राज है, तो तालिबान का है। तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो रूस बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है पाकिस्तान जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया। अगला है दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र सूरीनाम को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका अगला पॉइंट है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन 13 जून 2025 को शुरू किया गया एक बड़े पैमाने पर इजरायली सैन्य अभियान था, जिसका लक्ष्य था ईरान में परमाणु संवर्धन स्थलों और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना। तो ये आपका एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि इजराइल ने
ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया या किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इजराइल के परमाणु स्थलों पर यानी सैन्य अड्डों पर निशाना बनाना। ठीक है। अगला आपका है कि ईरान ने परमाणु संवर्धन स्थलों और उच्च पदस्थ ईरानी सैन्य अधिकारियों पर इजरायली हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। बस देखिए यहीं से प्रश्न बनेगा, मुझे लगता है यहाँ से अच्छे प्रश्न बनेगा आपका कि देखो इजराइल जो हो ईरान के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया था, इसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल शुरू किया किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। अब देखो यहाँ पर ईरान इसकी जवाब में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ठीक है, ईरान शुरू किया किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तो ये दोनों ऑपरेशन आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। अगला आपका है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईरान ने अपने ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री, नाम याद रखिए ऑपरेशन का, ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। तो ईरान ने ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री के तहत कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस, इस एयरबेस का नाम याद रखिएगा अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए हैं, जो पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है। देखो अमेरिकी एयरबेस है कौन सा? तो अल उदीद एयरबेस, और ये कहाँ पर स्थित है? कतर में स्थित है। ठीक है, कतर में अल उदीद एयरबेस अमेरिकी एयरबेस है, जिस पर ईरान ने ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री के तहत हमला किया है। याद रहेगा, यहाँ से भी प्रश्न आपकी एग्जाम में बहुत ही अच्छा बनेगा। अगला आपका है यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव शुरू किया, जो 4 रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया एक योजनाबद्ध ड्रोन हमला था। आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत यानी रूस पर ड्रोनी हमला किया था? ये क्या था आपका? ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत। तो ये आपका 4 ऑपरेशन अभी हम बताए हैं, ये चारों ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला आपका है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो आपसे ये प्रश्न पूछेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला आपका है गोम्बेवाज नंदन सतार को मंगोलिया का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये देखिए नाम याद रहे तो बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन आप देख सकती हैं इसको। अगला आपका है कि अमेरिका ने इजरायल की जांच को लेकर राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो हम लोग सब्जेक्टिव रूप में देखे थे। आपका अगला पॉइंट है कि स्वीडन में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को टीवी और मोबाइल फ़ोन सहित स्क्रीन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। ये इम्पोर्टेंट आपका कि स्वीडन जो है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को टीवी और मोबाइल फ़ोन सहित स्क्रीन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी टीवी और मोबाइल का उपयोग 2 साल के बच्चा नहीं करेंगे। ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। ठीक है। अगला आपका है कि 7 जुलाई 2025 को त्रिनाद और टोबैगो का पहला कैरिबियाई देश और दुनिया का 8वां देश बना है जिसने भारतीय यात्रियों को भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग का अनुमति दिया है। यानी अब आपका त्रिनाद और टोबैगो में भी यूपीआई की शुरुआत की गई है। याद रहेगा, यूपीआई की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो आपका त्रिनाद और टोबैगो। आपका अगला है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्र के भीतर निगरानी बढ़ाने के लिए संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य पनडुब्बियों और पानी के भीतर चलने वाले वाहनों का पता लगाना है। अगला पॉइंट आपका है कि भारत ने इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान
ईरान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच में ईरान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। आगे हम देखते हैं, बाकी जो आपका पॉइंट है वो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बताऊंगा। फिर आपका अगला है, यहाँ पर देखिए कि भारत ने म्यांमार और थाईलैंड में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद म्यांमार को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था कहां पर? तो म्यांमार में भूकंप आने के बाद राहत के रूप में, ठीक है, राहत कार्य के लिए शुरू किया था ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला आपका है कि भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण यानी लिथियम खोज और खनन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी लिथियम की खोज के लिए, अन्वेषण के लिए किसके साथ भारत ने समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ। आपका ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रियाद स्थित, कहाँ पर? रियाद स्थित भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद बॉल का उद्घाटन किया है। इन आपसे पूछ सकते हैं एक जिला एक उत्पाद बॉल का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये यूएई से किया है, ठीक है। अगला आपका है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के लिए नए दूतावास का उद्घाटन किया है। अगला है आपका आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। तो 104वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका आर्मेनिया, याद रहेंगे। आपका अगला है, फिर देखते हैं आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं आपका यहाँ है, यहाँ से हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको, याद रहेगा। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको। नेक्स्ट आपका है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बना आपका जापान। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बना आपका जापान। नेक्स्ट आपका है कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना आपका यूके। नेक्स्ट है किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट आपका है कि विश्व के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बना आपका नीमा रिंजी, जो नेपाल के है, नीमा रिंजी। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश यानी कौन बना है? तो ये बना आपका जॉर्डन, यानी जॉर्डन विश्व का पहला देश बना है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुए हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है रूस। हम लोग पहले भी देखे हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो ये मिला आपका चीन के हुनान प्रांत में। नेक्स्ट आपका है विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये आपका हुआ चीन में। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन हुआ है? ये हुआ आपका चीन के बीजिंग में। नेक्स्ट आपका है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार निर्यात किस देश को किया गया था? तो फिलीपींस को। अब दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीनोम थेरेपी परीक्षण किया है? तो ये किया आपका भारत। नेक्स्ट आपका है कि IIT मद्रास ने अपने परीक्षण में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसके सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किए हैं। नेक्स्ट आपका है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप गुजरात राज्य में बनने की घोषणा किसने की है? ये क्या आपका अश्विनी वैष्णव। अगला आपका है सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? यानी सुनीता विलियम्स ने होगा यहाँ पर, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो बोइंग
स्टारलैमर मिशन के तहत, ठीक है, बोइंग स्टारलैमर मिशन के तहत। नेक्स्ट आपका है देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है, सॉरी। आपका अगला पॉइंट आपका है कि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमोई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? ये आपका जापान। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ग्वालियर में, सॉरी कहाँ किया है? ग्वालियर में किया है। नेक्स्ट आपका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यूरोपीय देश जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो याद रखना है WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किए हैं। नेक्स्ट आपका है कि तालिबान प्रशासन ने इस्लामी कानून को उल्लंघन का हवाला देते हुए शतरंज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो याद रखना है आपको शतरंज पर प्रतिबंध कौन लगा दिया है? तो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार कर सकती है, या अफगानिस्तान आप याद रख सकती हैं। अगला है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपके BPSC एग्जाम में तो जरूर आएगा, ठीक है, यदि अच्छे प्रश्न बनाए जाए तो। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क ने अमेरिकन पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। याद रखना एलन मस्क ने एक अपना नया पार्टी बनाया है। इस पार्टी के नाम क्या रखा है? तो अमेरिकन पार्टी। याद रखिएगा एलन मस्क अपना पार्टी बनाया, इसका नाम क्या रखें? अमेरिकन पार्टी नाम इसका रखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपका अगला पॉइंट है कि हाल ही में इफ्को ने ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि हाल ही में इफ्को ने किस देश में नैनो उर्वरक संयंत्र का स्थापना करने की घोषणा की है? ये आपको होगा ब्राज़ील। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है, ठीक है। सबसे अधिक ऋणदाता देश कौन बना है? तो ये बना आपका जापान। किसको पीछे छोड़े हैं? तो जर्मनी को पीछे छोड़े हैं। नेक्स्ट आपका है कि 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो गंडाज और लाइबेरिया और लातवानिया को UNSC के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसे हम पहले आपको बताए हुए थे, ठीक है। ये आपका एक नया है जो 2026 से होगा, ठीक है। 2026 से इसका कार्यकाल आपका लागू होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2026 से ये सदस्य बने हैं। कौन बने हैं? तो याद रखिएगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो गंडाज, लाइबेरिया और लातवानिया। बस इस देश का नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपका अगला है कि मई 2025 में फ्रांस की संसद ने एक विधेयक पारित किया जो असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सा सहायता से शांतिपूर्ण और सम्मानजनक मृत्यु चुनने की अनुमति देगा। यानी विश्व का ऐसा पहला देश बना है कौन? फ्रांस, जो असहाय बीमारी है, जो बीमारी से यानी छूट नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति मरना चाहता है सम्मानजनक, तो उसको चिकित्सा सहायता से उसको शांतिपूर्ण मृत्यु यानी दिया जा सकता है। ऐसा विधेयक आपका पहली बार फ्रांस ने अपने संसद में पेश किया है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला है कि नेपाल के याला ग्लेशियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेपाल के याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया है। बस आपको ये रखना है कि नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है, ठीक है। अगला आपका है हैनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है मोनाको।
दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बने? मोनाको। आपका अगला है कि भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से K9 हैवजियर तोपों को आयात के लिए समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि K9 हैवजियर तोपों का आयात भारत किस देश से करेगा? तो दक्षिण कोरिया से, ठीक है। और इस प्रश्न में ना मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर सकता है यदि पढ़कर नहीं गया रहेगा तो, क्योंकि आपको याद ही होगा भारत ज़्यादातर आपका हथियार फ्रांस, रूस, आपका यानी जापान, ठीक है, फ्रांस, रूस, अमेरिका से लेते हैं, लेकिन ये पहले मुझे लगता है आपका दक्षिण कोरिया से हम आयात करेंगे, ठीक है, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। अगला आपका है भूकंप की वजह से बैंकॉक यानी थाईलैंड को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगला आपका है अफगानिस्तान में 4 साल तक लड़कियों की शिक्षा पर रोक रहने के बाद वहां की महिला कार्यकर्ताओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। तो आपको ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा देश ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए यानी लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? तो ये क्या आपका? अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के संसद ने 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के संसद ने 30 जनवरी 2025 को माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करके इतिहास रच दिया है। बस सिंपल आप याद रखिए कि कौन सा देश माउंट तारानाकी को व्यक्ति का दर्जा दिया है? तो ये आपका है न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फिलीपींस में चावल के संबंध में ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा हाल ही में कौन सा देश चावल की कीमतों में वृद्धि के कारण से खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? ये क्या आपका? फिलीपींस। नेक्स्ट आपका है कि भारत ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन हेतु अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यूरोपीय देश जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला आपका है रूस ने विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन बनाई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है हाल ही में कौन सा देश विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन बनाई है? तो ये बनाई रूस। नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा काम किया है और ये काम बहुत जल्द ही भारत सरकार को भी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बच्चा यानी सोशल मीडिया के कारण से छोट से ही वो रास्ता भटक रहा है, ठीक है, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया किया है, ये बहुत अच्छे काम किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा सोशल मीडिया नहीं चला सकते हैं। आपका अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशियाई देश जॉर्डन को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया। ये भी तो पहले करवा चुके हैं। आपका अगला है कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा दक्षिण पश्चिमी एशिया का पहला देश बना है जो समलैंगिक विवाह को दर्जा दिया है? ये बना आपका थाईलैंड, ठीक है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यदि आपका वर्ल्ड के करेंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, यदि विश्व के करेंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो आपका मुझे लगता है इस क्लास से सारा प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपका अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर से आपका क्वेश्चन कुछ MCQ प्रश्न को भी करवाएंगे, ठीक है, आपके अगले क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और आपको बहुत जल्द ही आपको हम एक मैराथन क्लास MCQ का करवाने वाले हैं जिसमें हम लोग लगभग 250 प्रश्न देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।